हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारा टॉपिक चल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने एक थ्योरी कंप्लीट कर ली थी जिसका नाम था एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। आज हम सेकंड अप्रोच कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है एनओआई अप्रोच। आज हम एक थ्योरी करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, इसका नाम है एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये अप्रोच क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच, वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नॉट ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। मतलब ये अप्रोच ये कहती है कि आप डेट यूज़ करो या इक्विटी यूज़ करो, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म फिक्स रहती है। ज़रा समझ लो, ये अप्रोच पहले मैंने बताया था एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच थोड़ा डिफरेंट थी और ये अप्रोच डिफरेंट है। एनआई अप्रोच ये कहती थी डेट बढ़ाने से क्या होता है, डेट बढ़ाने से वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाती है। ये वाली अप्रोच कहती है डेट बढ़ाने से या घटाने से वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल फिक्स रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ना वैल्यू ऑफ फर्म पे फ़र्क पड़ता है और ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, इसकी कुछ एजम्पशन पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इसकी कुछ एजम्पशन समझते हैं। इसके एजम्पशंस क्या हैं, जो एजम्पशंस हैं जो एनओआई अप्रोच जो है, सॉरी एनओआई अप्रोच, एनआई नहीं, एनओआई अप्रोच के एजम्पशंस क्या हैं। पहली एजम्पशन है दो सोर्स ऑफ कैपिटल हैं, इक्विटी एंड डेट। मतलब दो ही कैपिटल के सोर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और डेट डिवेंचर्स। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, मतलब के जो है वो ज़्यादा है, मतलब इक्विटी महंगी कैपिटल है और डेट सस्ती कैपिटल है। और तीसरा है रिस्क को कंसीडर करता है, रिस्क कंसीडर्ड। और चौथा है नो कॉरपोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस। मतलब इसमें टैक्सेस को इसमें भी कंसीडर नहीं किया था। ये याद रखना आप, एनआई अप्रोच के अंदर रिस्क कंसीडर नहीं किया था, इसमें रिस्क को कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, रिस्क कंसीडर क्या मतलब है रिस्क का, देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना। जब डेट को इक्विटी के साथ बढ़ाया जाता है या डेट का प्रपोर्शन बढ़ाया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ज़रा एक बात समझ लीजिए आप, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर दो हैं, इसमें 5 लाख रुपए की इक्विटी है, इसमें 3 लाख रुपए की इक्विटी है, इसमें डेट 5 लाख है, इसमें डेट 7 लाख है। ज़रा देखो, डेट डिवेंचर, इसमें 50% डेट है, 50% इक्विटी है, इसमें 70% डेट है और 30% इक्विटी है। इसका मतलब क्या हुआ, डेट ज़्यादा है तो इसमें डेट ज़्यादा होने से ये वाला जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा रिस्की है इसके कंपैरिजन में। समझ आ गया बात आपको। मतलब डेट जब बढ़ाया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है, यही बोलता है रिस्क फैक्टर कंसीडर्ड। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब ज़रा ये अप्रोच क्या कहती है, ज़रा ध्यान समझने की कोशिश करना। जब डेट को मिक्स किया जाता है इक्विटी के अंदर, ध्यान समझना, जब डेट को इक्विटी के साथ मिक्स किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो फर्म के सामने रिस्क बढ़ जाता है। मतलब फर्म ना रिस्की हो जाती है। जब कोई फर्म रिस्की होती है तो इन्वेस्टर उस फर्म में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर वो इन्वेस्ट भी करेंगे तो उनको ज़्यादा कमाई चाहिए। मतलब आप कोई रिस्की काम जब करने के लिए तैयार होंगे जब आपको वहाँ से कमाई ज़्यादा हो रही हो। मतलब जब कोई फर्म रिस्की हो जाती है तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन या उससे कमाई का जो उनकी सोच है, उम्मीद है, वो बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा रिस्क होने से इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है रिटर्न की, इसलिए क्या होता है, के बढ़ जाती है। ज़रा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये कम रिस्की है तो यहाँ पर सपोज़ करो आपकी जो इक्विटी इन्वेस्टर है इनकी कुछ भी एक्सपेक्टेशन है या कुछ भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यहाँ पर क्या हो गया, रिस्क बढ़ गया है क्योंकि डेट बढ़ गया है,
तो इक्विटी जो इन्वेस्टर हैं उनका यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, मतलब वो इस फर्म में जब इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जब उनको कमाई इससे ज़्यादा मिले। अगर यहाँ पे 15% है तो यहाँ कम से कम वो 18% की डिमांड करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, समझ आ गया आपको। मतलब ये अप्रोच ये कहती है, एनओआई अप्रोच ये कहती है, जब डेट को बढ़ाते हैं इक्विटी के अंदर तो फर्म रिस्की हो जाती है। रिस्की होने की वजह से इक्विटी इन्वेस्टर का क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, वो ज़्यादा डिमांड करना शुरू करते हैं अपने रिटर्न की, इसलिए के ई बढ़ने लगता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ज़रा एक आपको मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी भी डेट भी। यहाँ पर है आपका लीवरेज। लीवरेज का मतलब समझ आ गया, परसेंटेज ऑफ डेट, मतलब ज़्यादा लीवरेज का मतलब ज़्यादा डेट बढ़ाना। ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है, KD, ठीक है। यहाँ पर आप देखो नो लीवरेज, मतलब यहाँ पर डेट है ही नहीं, 100% इक्विटी है। तो मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, इस पॉइंट के बराबर है, 1 इक्वल, ठीक है। जब थोड़ा सा डेट बढ़ा, डेट इंक्रीज़ करा हमने, तो क्या हो गया, रिस्क बढ़ने लगा। और मैंने अभी बताया रिस्क बढ़ने की वजह से इक्विटी इन्वेस्टर क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे डेट बढ़ता है लीवरेज इंक्रीज़ होता है, जैसे डेट बढ़ता है लीवरेज इंक्रीज़ होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगती है, KE देखो इंक्रीज़ हो रहा है। अब ज़रा एक चीज़ समझना, अब मैंने बताया था KO का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, दोनों को मिक्स, मतलब दोनों का वेटेड कॉस्ट। और KE का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और KD का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट। आप ये समझ लो इन दोनों का वेटेड एवरेज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल होता है। देखो जब थोड़ा सा हमने सस्ती कैपिटल बढ़ाई, थोड़ी सी सस्ती कैपिटल बढ़ाई, जो मगर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी ये और महंगी हो गई है, तो इसने सस्ती कैपिटल का एडवांटेज लेने नहीं दिया फर्म को, तो इसलिए क्या हुआ, एडवांटेज कंपनसेट हो गया। इसलिए हमारी जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, वो कांस्टेंट हो गई है। समझ आ रहा है आपको, मतलब सस्ती डेट सस्ती कैपिटल है, जब डेट को इक्विटी के साथ मिक्स किया कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इससे क्या हुआ, वो एडवांटेज नहीं मिल पाया क्योंकि KE बढ़ गई है रिस्क बढ़ने की वजह से। तो इसलिए KO क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो आप समझने की कोशिश करो, KO भी कांस्टेंट होता है इसमें, KD भी कांस्टेंट होता है, KE इंक्रीज़ होने लगता है। अब यह समझ आ गया होगा आपको पूरा टॉपिक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है NOI अप्रोच का, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम में ये फाइंड करना है क्या, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर करके दिखाता हूँ, कैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करना आप। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल समझते हैं पहले। EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सपोज करो 2 लाख, ठीक है। 10% डेट, मतलब 10% रेट है डेट की, मान लेते हैं कितना है, 5 लाख, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल के हो, ये आपको गिवन होगा, मान लेते हैं ये है आपका 15%, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, मान लेते हैं क्वेश्चन में आपसे फाइंड करा रहा है KE एंड वैल्यू ऑफ फर्म, आपको KE निकालना है और वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालोगे आप। पहले क्वेश्चन है ये हमारा, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, EBIT अपॉन में KO। EBIT कितना है, 2 लाख, अपॉन में KO कितना है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल कितना है, 15%। ज़रा आप 2 लाख को 15% डिवाइड, 2 लाख डिवाइड बाय 15%, तो ये आ रहा है आपका
13,33,333। ठीक है दोस्तों, आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। अच्छा, एक बात और याद रखना, वैल्यू ऑफ फर्म को वी से डिनोट करते हैं, ये वी आ गया, और वी का फॉर्मूला होता है ई प्लस डी। तो ई डी का मतलब है डेट 5 लाख, यहाँ से हम ई फाइंड कर सकते हैं, ई का फॉर्मूला होगा वी माइनस डी। तो आपको क्या करना चाहिए, 13,33,333 में से आपको 5 लाख माइनस करना चाहिए, 8,33,333 आपकी ई आ गया, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। ठीक है दोस्तों, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्यों निकाला, क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी हमें के ई निकालने के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि के ई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में ई, एन पी अपॉन में ई, ये आपको याद रखना है। अब कैसे करेंगे सोल्व, ये आपको वैल्यू निकाल दी मैंने, क्योंकि वैल्यू भी पूछी थी। अब ई कैसे निकालेंगे ये ध्यान देते हैं। अब आपको ध्यान देना है, ई बी आई टी कितना है, EBIT है आपका 2 लाख। इसमें से आपको लेस करना है पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 माइनस कर दो, कितना आ गया, 1.5 लाख। क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स इसमें कंसिडर नहीं किया था, सी नो कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस, आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो के ई का फॉर्मूला है एन नेट प्रॉफिट अपॉन में ई वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो 1.5 लाख को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 8,33,333 और 100 से इंटू कर देना, क्योंकि परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया आपको। 1.5 लाख डिवाइड करेंगे 8,33,333 और 100 से इंटू करेंगे तो ये आ रहा है 18 आ रहा है, डायरेक्ट 18%। ठीक है दोस्तों, के ओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, डेट 10% है और ये 18% है। अच्छा, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर हम डेट इसमें इंक्रीज़ कर देंगे, यहाँ पर डेट बढ़ा देंगे तो हमारी जो के ई है वो बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपका। अब ज़रा आप ध्यान देना, इफ़ डेट इंक्रीज टू 8 लाख, मतलब डेट को 8 लाख कर दिए बढ़ा के, तो अब हमारा क्या होगा, आपको के ही निकालना है। वैल्यू ऑफ फर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ फर्म क्या थी, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला था EBIT अपॉन में KO। EBIT आपका कितना है, 2 लाख, KO कितना है आपका 15%। तो जब आप डिवाइड करोगे तो सेम आएगा 13,33,333। अब आपको E निकालना है, E का फॉर्मूला V माइनस डी करो, तो इसमें से आप 8 लाख माइनस करना है इस बार, क्योंकि ये 8 लाख लेना है। तो कितना आएगा, 5,33,333। अब आपको EBIT कितना गिवन है, 2 लाख। इसमें से आपको लेस करना है इंटरेस्ट, 8 लाख का 10% रेट इज सेम, तो 80,000 आएगा। 80,000 माइनस करो तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब आपको क्या निकालना है, के ई निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या है फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन में ई। तो नेट प्रॉफिट है आपका 1,20,000 और आपका ई आया था 5,33,333। डिवाइड करते हैं 1,20,000 डिवाइड बाय, ये आ रहा है आपका 22.5%। देखो मैंने क्या बताया है, जब डेट बढ़ जाएगा तो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्म का रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर डेट घट जाएगा तो ये भी घट जाएगा, क्योंकि रिस्क घट जाएगा। मैं दोस्तों समझता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, एनओआई अप्रोच आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, आप अपने बुक के क्वेश्चन दीजिए इस अप्रोच के, और ये अप्रोच आपको प्रिपेयर करनी है फॉर एग्ज़ाम पर्पज़। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।